आज हम अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिंध बोर्ड के बुक में। ये चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास फिज़िकल ऑप्टिक्स। अभी ऑप्टिक्स हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स होता है। आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, अगर आपको याद है तो। जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हम जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ रहे थे। कौन से इंस्ट्रूमेंट भाई? लेंसेज थे हमारे पास, डायफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का प्रोसेसेस वगैरह थे, वो हम सब पढ़े हो रहे थे जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में। ये हमारे पास फिज़िकल ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? फिज़िकल ऑप्टिक्स में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ेंगे। भाई हम इनकी थ्योरीज़ पढ़ेंगे। इनकी थ्योरीज़ हमें क्या कहती हैं? हमें वेव फ्रंट पढ़ना है, इसके वेव और पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ना है। हम लिख लेते हैं वेव पार्टिकल नेचर। और जो इसके ऊपर भाई थ्योरीज दी गई, कौन सी थ्योरीज, हम वो सारी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपका डायफ्रैक्शन का प्रोसेस, पोलराइजेशन का प्रोसेस और हमारे पास इंटरफेरेंस का प्रोसेस भी हम फिज़िकल ऑप्टिक्स में ही पढ़ेंगे। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें लिख नहीं रही, मैं आपको बस मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी ये जो लाइट है ना हमारे पास, ये हमारे पास बहुत इंटीग्रेटेड टॉपिक है। लाइट इज़ वेरी इंटीग्रेटेड टॉपिक। क्यों भाई लाइट इंटीग्रेटेड टॉपिक क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास लोग थे ना, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा सोचा करते थे कि लाइट का कॉन्सेप्ट है क्या। तो इफ़ समवन इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो हम बोलते हैं ना इंटरव्यूइंग है, मतलब इंटरेस्टिंग है। इसको हम बोलते हैं लाइट इज़ वेरी इंटीग्रेटेड टॉपिक। मतलब लाइट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लोग बहुत पागल थे, उनको समझना था कॉन्सेप्ट। इसी तरह फिर लाइट के कॉन्सेप्ट को हमारे पास दिया है इन 1675 के अंदर। न्यूटन साहब आए, न्यूटन साहब ने अपनी एक थ्योरी पेश की। अब वो कौन सी थ्योरी थी? उस थ्योरी को हम बोलते हैं न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी। सुना होगा आपने, न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी। ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको सारे इसके पोस्टुलेट्स बताऊंगी और फिर ड्रॉबैक्स भी बताऊंगी कि फिर ये थ्योरी क्यों भाई रिजेक्ट की। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1675 के अंदर न्यूटन साहब आए, जिसने अपनी एक थ्योरी दी और उसको नाम दे दिया न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी। अभी ये कॉर्पसल थ्योरी इसको नाम क्यों दिया? न्यूटन की थ्योरी को न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी क्यों कहा? अभी हम पढ़ते हैं। हम पहले इसके पोस्टुलेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमें क्या कहते हैं। वहाँ से ही निकलेगा कि इसको कॉर्पसल थ्योरी क्यों नाम दिया। तो यहाँ पर है हमारे पास पोस्टुलेट्स। फर्स्ट जो हमें पोस्टुलेट कहता है कि हमारे पास कोई भी ल्यूमिनस बॉडी होगी, कोई भी हमारे पास अगर ल्यूमिनस बॉडी होगी, मुझे आप लोग ल्यूमिनस बॉडी की डेफिनेशन बता सकते हो? व्हाट इज मीन बाय ल्यूमिनस बॉडी? which has its own light. ठीक है, आप लोग बोल सकते हो विच हैज़ इट्स ओन लाइट, या वो बॉडी जो कि एबल है टू इमिट आउट लाइट, ठीक है, वो इमिट कर सके। अ बॉडी दैट इमिट्स आउट लाइट, इमिट्स आउट लाइट, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी। आपने भी सही बोला कि एक बॉडी के पास उसकी खुद की लाइट हो, हम उसको बोल देते हैं ल्यूमिनस बॉडी या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी जो ल्यूमिनस बॉडी हमारे पास होती है ना, वो इमिट करती है लाइट को इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये हमारे पास लाइट को इमिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल। उसने बोला ये लाइट तो इमिट करती हैं ल्यूमिनस बॉडीज़, लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में ये लाइट इमिट करते हैं। और इन टाइनी पार्टिकल्स को ही इन लोगों ने बोला कि ये कहलाते हैं कॉर्पसल्स। समझ आया? अब इसको कॉर्पसल थ्योरी क्यों बोला गया, लाइट कॉर्पसल थ्योरी या न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी? क्योंकि इसने बोला कि जो भी ल्यूमिनस बॉडीज़ होंगी वो इमिट आउट करेंगी लाइट, किस फॉर्म में भाई? पार्टिकल्स के फॉर्म में, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। और उसी पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कि दीज आर कॉर्पसल्स। इसलिए न्यूटन की थ्योरी को नाम दे दिया न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी, क्योंकि न्यूटन्स की जो थ्योरी में पार्टिकल्स आ रहे थे इन द फॉर्म, लाइट की फॉर्म में पार्टिकल्स आ रहे थे, उन पार्टिकल्स को कॉर्पसल्स बोला है, इसलिए न्यूटन्स कॉर्पसल थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ हमें सेकंड पॉइंट क्या बोलता है?
सेकंड पॉइंट या सेकंड पोस्टुलेट हमें बोलता है ये कॉर्पसल्स मूव कैसे करेंगे, हाउ विल द कॉर्पसल्स ट्रेवल। ये हमारे पास कॉर्पसल्स जो हैं वो ट्रेवल करेंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, आप लोग बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट मोशन आप बोल सकते हो। और इसी को ही फिजिक्स में हम कौन सी मोशन का नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं भाई इसको, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, फिजिक्स का नाम है। आप लोग स्ट्रेट लाइन भी सिर्फ यूज़ कर सकते हो, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब ये जो कॉर्पसल्स आएंगे किसी भी ल्यूमिनस बॉडी से, टाइनी पार्टिकल्स या कॉर्पसल्स जो आएंगे वो हमारे पास स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा भाई सन से हमारे पास जो लाइट आती है, एक मिनट सन बना लेते हैं हम छोटा सा, ये मेरे पास सन है। क्या यहाँ से जो लाइट आती है वो क्या टेढ़ी मेढ़ी होके आती है, क्या वो ऐसे आती है, एक मिनट, हमारे तक क्या वो ऐसे आती है? नो, डेफिनेटली वो ऐसे नहीं आती, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो लाइट ट्रेवल करती है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती हैं लाइट, मतलब कॉर्पसल्स, मतलब पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स। मुझे बताओ 2 पोस्टुलेट्स आपको क्लियर है, ताकि हम थर्ड पोस्टुलेट डिस्कस करें। रिपीट नंबर 2, ये जो हमारे पास कॉर्पसल्स आएंगे ल्यूमिनस बॉडी से, मतलब टाइनी पार्टिकल्स, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, ऐसा ऐसा। क्लियर है? ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट हमें बोलता है, भाई सवाल पूछा गया कि अगर किसी बॉडी के पास, मुझे बताओ, अगर किसी भी बॉडी के पास मास हो और वो हमारे ऊपर फेंकी जाए, वो हमारे ऊपर फेंकी जाए, ये एक ह्यूमन बॉडी में बना लेती हूँ, ये इसके ऊपर फेंकी जाती है, तो क्या इसको फील नहीं होगा? विल ही फील इट और नॉट? यहाँ पर ये मैंने खुद को ही बना लिया है, ठीक है। तो मेरे ऊपर कोई मास वाली बॉडी आप लोग फेंकोगे, भले वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, डजेंट मैटर एट ऑल, अगर वो आप लोग मेरे ऊपर फेंकोगे तो मुझे फील होगा या नहीं? यस। तो अभी भाई ये लाइट भी तो टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है, तो क्या ये पार्टिकल्स जब हमारे पास आते हैं, जब हम खड़े होते हैं धूप के अंदर, एक सूरज के नीचे हम खड़े हो जाते हैं, तो जब ये हमारे पास आके पार्टिकल्स हमें लगते हैं, क्या हमें फील होता है कि हमें कोई चमाटे मार रहा है या हमें कोई ज़ोर ज़ोर से कुछ चीज़ें फेंक के मार रहा है? हमें फील होता है, हाँ या नहीं? यस, आई कैन डेफिनेटली रिपीट। देखो, अगर आप सूरज के नीचे जाके खड़ा हो जाओ, अभी अभी आपने बोला कोई भी पार्टिकल आपके ऊपर फेंक के मारूं मैं, तो आपको वो फील होगा। लेकिन अगर मैं अब आपको बोलूं कि आप सूरज के नीचे जाके खड़े हो जाओ, अब वहाँ से हमारे पास आ रही है लाइट, और हमने अभी अभी पढ़ा कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स में कंसिस्ट की गई है, तो वो टाइनी पार्टिकल्स जो लाइट आपके ऊपर आके लगती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको चमाटे मार रहा है, या यू डोंट फील एनीथिंग? यू डोंट फील एनीथिंग। भाई अब इसका रीज़न क्या है? अभी अभी तो हमने बोला किसी भी बॉडी के पास मास होगा, वो आपके पास आएगी तो आपको फील होगा। लेकिन अभी अभी हमने ये भी आपने मुझे कंफर्म करके बताया कि सूरज के नीचे खड़े होंगे तो आपको बिल्कुल नहीं होगा फील कि आपको कोई चीज़ आके ज़ोर ज़ोर से चमाटे मार रही हैं या कि आपके ऊपर लग रही हैं। व्हाट्स द रीज़न, क्यों नहीं फील होता हमें? रीज़न बताओ। Maybe because that light has a dual nature. नहीं, वो डुअल नेचर तो अभी भूल जाओ ना। अभी आप लोग ऐसा मानो कि यू आर लिविंग इन 1675, आप 1675 की बात कर रहे हो। उस टाइम तक आपको कुछ पता ही नहीं है कि लाइट के पास डुअल नेचर भी है। ये न्यूटन की थ्योरी तब आई थी जब किसी को कुछ पता ही नहीं था लाइट के बारे में। तो अभी तक लाइट सिर्फ पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स अगर आपके पास लग रहे हैं तो आपको हिट करना चाहिए, यू मस्ट फील दैम, लेकिन आप फील क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाट्स द रीज़न?
अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अगर कोई भी बॉडी होगी जिसके पास मास होगा, तो भाई अगर आप सूरज के नीचे खड़े हो और आपको कोई चीज़ हिट ही नहीं कर रही, आप फील ही नहीं कर पा रहे, तो मतलब कोई मासलेस बॉडी आ रही है आपके पास, ऐसा ही है। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड हमारे पास पोस्टुलेट क्या आया कि जो हमारे पास लाइट के पार्टिकल्स हैं जिसको आपने कॉर्पसल्स बोला, गॉड कॉर्पसल्स बोला, वो हमारे पास मासलेस हैं। एक तो वो हमारे पास इलास्टिक हैं। इलास्टिक का मतलब क्या है आप लोग बता सकते हो? वो हमारे पास रिजिड है। ये थर्ड पोस्टुलेट है। देखो मासलेस तो आपको समझ आ गया कि आप सूरज के नीचे गए, आपको कुछ फील ही नहीं हुआ कि कोई आपको आके मार रहा है, पार्टिकल्स आके आपको मार रहे हैं, क्योंकि वो मासलेस हैं तो आपको डेफिनेटली फील नहीं होगा। लेकिन क्या मतलब है ये इलास्टिक है? क्या मतलब है ये रिजिड है? वांना ट्राई? No idea. नो आइडिया। अब देखो मासलेस का मतलब आपको पता चल गया कि उन पार्टिकल्स के पास कोई भी मैस नहीं है, मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जो आपको लग ही नहीं रहा, यू कैन नॉट फील इट, ठीक है। इलास्टिक का मतलब ये है, एक मिनट, इलास्टिक का मतलब ये है कि वो अपनी इलास्टिसिटी बरकरार रख रहा है। अगर मैं उसकी शेप को उसके पार्टिकल, अभी कॉर्पसल्स की बात कर रहे हैं ना, तो पार्टिकल अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल स्फेरिकल है और मैं इसको ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस पार्टिकल की शेप को चेंज करके ट्राइंगल में कन्वर्ट करूँ, तो भाई ये नहीं होगा। अगर मैं इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट भी करूँगी तो जैसे कि आपने स्प्रिंग का पढ़ा है कि स्प्रिंग इज़ इलास्टिक मटेरियल, मैं उसको अगर खींचती भी हूँ फिर भी वो अपने आप को कंप्रेस कर लेता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसी तरह ये स्फेरिकल भी अपनी पोजीशन में आ जाएगा स्फेरिकली, क्योंकि ये इलास्टिक मटेरियल है, इसको आप कुछ भी कर लो इसकी शेप चेंज नहीं होगी। और रिजिड का मतलब भी ये है कि ये हार्ड है, ये अपनी शेप चेंज नहीं करने देगा इतनी आसानी से, ठीक है। तो कॉर्पसल्स आर मासलेस, दे आर इलास्टिक, दे आर रिजिड। थर्ड पॉस्टुलेट क्लियर है? फोर्थ पर जाएं। Yes. ठीक है, अब फोर्थ पॉस्टुलेट कहता है, एक मिनट, ओके, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? हमें बोलता है कि दीज पार्टिकल्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस। ये जो पार्टिकल्स हमारे पास होंगे जिसको हमने कॉर्पसल्स का नाम दिया है, ये हमारे पास क्या होंगे? डिफरेंट साइज के होंगे, इनके साइज डिफरेंट होंगे और इनकी शेप भी डिफरेंट होगी। शेप और साइज इनके दोनों डिफरेंट होंगे। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल ले सकते हो, जो आपके पास विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट के कितने स्पेक्ट्रम बनते हैं? 7 बनते हैं विगब्योर। Yes. अब विगब्योर में अगर आप विजिबल लाइट के पार्टिकल्स देखोगे ना, तो वो हमारे पास डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट शेप के होंगे एज कम्पेयर टू रेड वाले के। तो हर लाइट के, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, उनके साइज डिफरेंट होगा, उनका शेप भी डिफरेंट ही होगा। इसमें आप बोल सकते हो न्यूटन के थ्योरी के अकॉर्डिंगली रेड का जो साइज था पार्टिकल्स का, कॉर्पसल्स का, वो सबसे ज़्यादा था, साइज ऑफ कॉर्पसल्स सबसे ज़्यादा। और वी का जो वॉयलेट है हमारे पास, इसके कॉर्पसल्स का साइज सबसे कम था, ठीक है। अभी के मैं दौर की नहीं बात कर रही, मैं न्यूटन के दौर की बात कर रही हूँ, 1675 की बात कर रही हूँ। ये माना गया था कि रेड लाइट का साइज सबसे बड़ा है पार्टिकल्स का, और वॉयलेट लाइट के पार्टिकल्स का साइज कम है। फोर्थ क्लियर है कि कॉर्पसल्स हमारे पास डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप में होंगे। पांचवा पोस्टुलेट हम करते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या है? फिफ्थ पोस्टुलेट हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब देखो रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ की क्या होती है?
अगर मैं ये एक बना दूँ, मेरे पास सरफेस, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइट एमिट की, ठीक है, यहाँ पे ये लाइट आई, ये इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब ये लाइट जो है वो ज़मीन की तरफ आ रही है। ये लाइट जो हमारे पास पहले आ रही होती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपने ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा इन योर मैट्रिक क्लास, इंसिडेंट रे। अब ये रे क्या है? रे इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हम अभी लाइट की एज अ पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल से सारी बनी हुई है और हमें पता है ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे तो हमने ये स्ट्रेट लाइन में एक रे बना दी है, ठीक है। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगी हमारे पास, ये जब किसी सरफेस से हिट करेगा ये लाइट, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्ट बैक होगी इस डायरेक्शन में डेफिनेटली। इसको मैं क्या बोलूँगी? इसको मैं बोलूँगी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये भी किससे बनी हुई है? डेफिनेटली पार्टिकल से ही बनी हुई है और स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे क्योंकि कॉर्पसल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो अब ये जो बीच में मैं इसका बनाऊंगी ना लाइन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर लाइन होती है एक, ठीक है, नॉर्मल लाइन। अब इस नॉर्मल लाइन से जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा ना, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। और ये जो हमारे पास नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास एंगल बनाएगा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। भाई ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास इक्वल कब होंगे? जब हमारे पास सरफेस कैसा हो? स्मूथ सरफेस हो। ये आपने सारी बातें पढ़ी हुई हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में, स्मूथ सरफेस में। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी इसने करके दिखाया था, ठीक है, कि हमारे पास एक ही डायरेक्शन में लाइट मूव करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ये हमारे पास फिफ्थ पोस्टुलेट था। सिक्स्थ पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? सिक्स्थ पोस्टुलेट हमें कहता है कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेयरर मीडियम, जो कि अभी के दौर में हमें पता है डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, ऐसा ही है। लेकिन न्यूटन साहब ने बोला था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। भाई रीज़न बताना चाहोगे आप लोग? कुछ सोचो, थोड़ा अपने दिमाग को यूज़ करो कि डेंसर मीडियम में इसने कैसे बोल दिया कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और रेयरर मीडियम में कम होती है। रेयरर मतलब आपका एयर ले लो आप, थोड़ा सोचो। डेंसर मीडियम में हाउ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू रेयरर मीडियम। जी चलो मैं बता लेती हूँ कि हमारे पास क्यों ऐसा होता है कि डेंसर मीडियम में हमारे पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेयरर मीडियम। हम डेंसर मीडियम की अभी बात कर लेते हैं कि H2O ले लेते हैं, वाटर। हमें पता है वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अभी के ज़माने में कम हो जाती है, और एयर में अगर हम लाइट की बात करें तो वो स्पीड ज़्यादा होती है, वो बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन वाटर में इतनी दूर तक नहीं जा सकती, स्पीड कम होती है। तो H2O हम एयर की कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है भाई, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? Mass upon volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम को हमने दोनों के बराबर सेम कर लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं हम एक, वाटर के लिए भी और एयर के लिए भी कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं, 10 मीटर क्यूब हम ले लेते हैं। तो हमारे पास मैस ऑफ वाटर हम समझ लेते हैं x है, ठीक है, और वॉल्यूम हम 10 मीटर क्यूब ले लेते हैं। इसी तरह एयर के अंदर भी मैस डेफिनेटली कोई भी चेंज होगा और वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है 10 मीटर क्यूब। अब मुझे बताओ वाटर के अंदर हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं या गैसेस के अंदर, मतलब एयर के अंदर? Air. एयर के अंदर यू थिंक कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। एयर इज़ कंपोज ऑफ गैसेस, गैसेस के अंदर हमारे पास ज़्यादा होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वाटर के अंदर? Water. वाटर के अंदर डेफिनेटली आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के थोड़े थोड़े करीब होंगे। जी, इतने करीब होंगे,
और यहाँ पर ही मैं एयर की बात कर लूँ तो एयर में मुझे पता है कितना दूर दूर होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल। तो मुझे बताओ मास किसके अंदर ज़्यादा हो गया पार्टिकल्स का, H2O मतलब वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर, या गैसेस के अंदर, एयर के अंदर? Liquid. लिक्विड के अंदर। तो भाई मास हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है। अब वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा था, मास यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर मास कम है, तो मुझे बताओ किसकी डेंसिटी ज़्यादा आएगी? इसकी ज़्यादा आएगी ना, इसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर कम करेंगे। तो इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट इन लोगों ने बोला कि डेंसर में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एयर में। तो समझ आया कि कैसे न्यूटन ने बोला कि डेंसर में ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट एज़ कम्पेयर टू रेयरर मीडियम। अभी के ज़माने में, अभी भी मेंशन कर रही हूँ कि अभी के ज़माने में डेंसर में कम होती है, रेयरर में ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी हम बात करें 1675 की, न्यूटन की थ्योरी की, तो उसके अकॉर्डिंगली डेंसर में ज़्यादा थी और रेयरर में कम थी। इस पोस्टुलेट नंबर 6 क्लियर? 7th करें। 7th पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि इसने रिफ्रैक्शन भी शो किया था। अब देखो 6th में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, 7th में हम पढ़ रहे हैं, 6 में नहीं सॉरी 5th में रिफ्लेक्शन पढ़ा, 6 के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमने कंपेयर की डेंसर और रेयरर के अंदर। 7th पोस्टुलेट हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या? डेविएट होना ना, डेविएट होना, रिफ्रैक्ट करना किसी भी एंगल के साथ, थोड़े के एंगल के साथ रिफ्रैक्ट करना। ठीक है, अब हम वो ही अपना जी Repeat the 6 point. 6 पॉइंट यू वांट मी टू रिपीट? ठीक है, कुछ भी नहीं था, हमने बोला कि डेंसर मीडियम के अंदर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा थी और रेयर के अंदर कम होगी। वो हमने एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव किया कि हमने वाटर को लिया एज अ डेंसर मीडियम, एयर को लिया एज अ रेयरर मीडियम, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया, इनकी डेंसिटी निकाली। सिंस वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, मतलब पार्टिकल ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट डेंसर के अंदर ज़्यादा है और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स कम होते हैं, तो इसलिए रेयरर मीडियम के अंदर मतलब एयर के अंदर हमारे पास स्पीड कम होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयरर मीडियम। ये था हमारा 6th पोस्टुलेट। ठीक है, 7th पोस्टुलेट हमारे पास है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन, अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये मैंने ऊपर में ले रही हूँ एयर, ऊपर में ले रही हूँ एयर, नीचे में ले रही हूँ H2O मतलब वाटर, डेंसर मीडियम। ऊपर है रेयरर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम। ठीक है, अब अगर मुझे पता है कोई भी लाइट यहाँ पर, देखो पहले हमने स्मूथ सरफेस की बात की थी, वहाँ पर हो रहा था रिफ्लेक्शन, स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा था, लाइट आई ऐसे और इसी एंगल से वापस चली गई। लेकिन अब यहाँ पर लाइट आ रही तो है, मतलब इंसिडेंट रे आ रही है, इसको मैं IR बोल रही हूँ, इंफ्रारेड रे नहीं समझना, इंसिडेंट रे समझना। ये आ रही तो है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास सरफेस पानी है, हमारे पास सरफेस पानी है, तो मुझे पता है वाटर में हमारे पास फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस यहाँ इस पार्ट, ये देखो ये हमारे पास इंसिडेंट रे, दोबारा लाइट हमारे पास किससे बनी हुई है? कॉर्पसल से बनी हुई है, तो पार्टिकल्स पार्टिकल्स है ना हमारे पास यहाँ, ये रहे पार्टिकल्स पार्टिकल्स पार्टिकल्स। अभी ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगी वाटर में, एक फोर्स यहाँ पर लगेगी, फोर्स यहाँ पर लगेगी, फोर्स यहाँ पर लगेगी, फोर्स यहाँ, सॉरी ये वाली फोर्स यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। मुझे बताओ फोर्सेस लगेंगी या नहीं? Yes. लगेंगी बिल्कुल। ये पहले तो मैं इसको बीच में इसका बना लेती हूँ नॉर्मल, ये है इसका नॉर्मल। ठीक है, अब इसको भाई फोर्सेस लगेंगी, मुझे बताओ इस वाली फोर्सेस का F कंपोनेंट भी होगा और X कंपोनेंट भी होगा, मतलब X और Y कंपोनेंट होगा। मुझे पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अपने वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा ध्यान में लाओ कि फोर्स हमारे पास रिजॉल्व होगा इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स Fx और Fy। ऐसा ही है नहीं? ऐसा है या नहीं? बताओ मुझे। Yes. यस बिल्कुल है। तो एक इसका कंपोनेंट होगा ये Fx, एक इसका कंपोनेंट यहाँ पर नीचे की तरफ होगा Fy। ठीक है, तो इसका इस वाली का भी तो फोर्स का भाई यही होगा सीन कि ये मेरे पास कंपोनेंट है Fx और इसका नीचे ही होगा Fy।
इसी तरह हर किसी का, अब देखो इन एफ एक्स और एफ एक्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। क्या ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी? यस और नो? Yes. बिल्कुल कर देंगी। तो मेरे पास कंपोनेंट सिर्फ क्या बचा, एफ वाई वाला बचा। हर फोर्सेस का ऐसे ही होगा, एफ एक्स और एफ वाई में ब्रेक होगा और एफ एक्स कॉम्पोनेंट अपने इफेक्ट को कैंसिल करवा देगा अपोजिट वाली फोर्स से। जो नेट हमारे पास फोर्स का रिजल्ट बचेगा ना, वो सारा का सारा कहाँ पर बचेगा, एफ वाई की तरफ बचेगा, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसलिए जो हमारे पास लाइट आ रही थी, ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्सेस लगी, सारे के सारे एफ एक्स कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो गए और इसके पास जो नेट रिजल्ट बचा वो हमारे पास डाउनवर्ड की तरह बचा। इस वजह से ये हमारे पास जो लाइट है, क्योंकि हमें पता है इसको स्ट्रेट मूव करना चाहिए था, ऐसे मूव करना चाहिए था, लेकिन अब वो ऐसे मूव नहीं करेगी, वो अपने वाई की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे डाउनवर्ड मूव करेगी। ये रहा, ऐसे मूव करेगी, ठीक है, ऐसे डाउनवर्ड, क्योंकि फोर्सेस की वजह से। तो मुझे बताओ, इसको मूव स्ट्रेट करना चाहिए था, लेकिन ये मूव डाउनवर्ड कर गई। तो यहाँ पर ये कुछ एंगल आ जाएगा जिससे ये रिफ्लेक्ट करके टुवर्ड्स नॉर्मल गई हैं। तो ये हमारे पास पॉस्टुलेट है कि व्हेन योर इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, इट विल बी रिफ्रेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल। जब इंसिडेंट रे हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, वो हमारे पास टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस? Yes. बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और अब भाई मुझे बताओ, जब क्या वो रेयर मीडियम से आएगी, डेंसर की तरफ जा रही है, रिफ्लेक्ट तो हो रही है, क्या स्पीड चेंज होगी या नहीं? बोलो, स्पीड चेंज होगी या नहीं? प्लीज बोलो, स्पीड चेंज होगी या नहीं, यस और नो? फास्ट होगी या स्लो होगी स्पीड? Slow. स्लो देखो नहीं होगी, मैंने अभी अभी ऊपर बताया था, डेंसर में स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रेयरर, ज़्यादा होगी। इसका दूसरा कंडीशन मैं ये बताऊं कि इसका दूसरा कंडीशन है F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर किसी की पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। तो भाई ये उस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस लग रही थी, फोर्सेस लगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, स्पीड को चेंज करेगा अपनी, एक्सेलरेट होगा, ज़्यादा होगी स्पीड। तो अभी अभी मैंने ऊपर यही आपको पॉस्टुलेट पढ़ाया कि स्पीड ऑफ corpuscles in the denser medium will be more as compared to speed of light in the rarer medium। ये इसका दूसरा रीज़न भी आ गया कि न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से ये कहता है, ठीक है। अब भाई क्या हमारे पास ऐसी चीज़ें आई जिसने इसको रिजेक्ट कर दिया? ड्रॉबैक्स कर लेते हैं। ड्रॉबैक्स अब मैं इतना डिटेल में नहीं करवाऊँगी, मैं सिर्फ रीजंस बताऊँगी ड्रॉबैक्स। Can you please repeat the last point? रिपीट, लास्ट पॉइंट हमारे पास ये था कि जब हमारे पास इंसिडेंट रे, लाइट रे, जब हमारे पास रेयर से मतलब एयर से आएगी डेंसर मीडियम मतलब वाटर की तरफ, तो वो रिफ्रैक्ट टूवर्ड्स नॉर्मल तो होगी, ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड भी चेंज होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने अपने पोस्टुलेट में क्या बोला था, स्पीड ऑफ लाइट इज़ ज़्यादा इन डेंसर मीडियम एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयर मतलब एयर मीडियम, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा होगी, एक्सेलरेट होगी। अब ड्रॉबैक्स क्या है भाई, इसकी थ्योरी को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? 1800 में देखो, इसने अपनी थ्योरी दी थी 1675 के अंदर, तो तकरीबन 100 समथिंग साल के बाद 1800 ईयर में थॉमस यंग आए हमारे पास। थॉमस यंग
थॉमस यंग ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारी बुक में वो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, थॉमस यंग डबल स्लिट नाम करके, डबल स्लिट, थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। I have a question. जी When you put the torch light in water, so ये more मतलब light की जो speed है ये ज़्यादा जल्दी travel करती है। मैं बहुत बार ये मेंशन कर चुकी हूँ कि ये हमारे पास न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से था 1600 में, अभी हमारे 2025 चल रहा है। अभी के हिसाब से डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, रेयर मीडियम में एयर में ज़्यादा होती है, वाटर के अंदर कम होगी हमारी लाइट की स्पीड, ज़्यादा थोड़ी ना दूर तक ट्रैवल कर पाएगी लाइट वाटर के अंदर। ये हमारे पास अभी की थ्योरी है, लेकिन जो 1600 की थ्योरी है, जब न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसके हिसाब से डेंसर के अंदर ज़्यादा थी स्पीड। अभी तो डेफिनेटली ऐसे नहीं होगा, आप टॉर्च को जलाओगे वाटर के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल होगी नहीं, आप समझो लाइट ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। वो 1600 की बात चल रही है, ठीक है। अब 1800 के 100 में हमारे पास थॉमस यंग आए, जिसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, उसको हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने इसमें क्या किया, इसमें इसने इंटरफेरेंस ऑफ वेव बताई। एक मिनट, इसमें इसने इंटरफेरेंस ऑफ वेव बताई, इसमें इसने पोलराइजेशन ऑफ वेव बताई, पोलराइजेशन, और इसमें इसने डायफ्रैक्शन ऑफ वेव भी बताई। हम सारे ये प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसका एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, यंग मॉड्यूलस का, यंग मॉड्यूलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने ये 3 चीज़ें बताई जो कि हमारे पास आइजैक न्यूटन साहब नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, वो इंटरफेरेंस बता ही नहीं पाए थे। भाई इंटरफेरेंस किस में होती है, वेव्स के अंदर होती है ना, हाँ या नहीं? हाँ। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वेव्स के अंदर होती है। न्यूटन के हिसाब से लाइट इज नथिंग बट इट इज कॉर्पसल्स, पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के अंदर इंटरफेरेंस कैसे होगी भाई, डायफ्रैक्शन कैसे होगी, वो न्यूटन साहब नहीं बता पाए थे, ठीक है। फिर हमारे पास चलो ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। फिर 1850 में हमारे पास लियोन फॉकल्ट नाम के एक भाई साहब आए थे, लिख सकते हो आप लोग, 1850 के अंदर नाम था, देखो ये थ्योरी नहीं आएगी, आ भी सकती है, कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रटी हुई चीज़ें आएंगी, लेकिन नस्ट में ज़्यादातर आता है ये ऐसी चीज़ें। तो लियोन फॉकल्ट नाम का एक आदमी था जिसने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से उसने बोला कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो रेयर मीडियम के अंदर ज़्यादा है, रेयरर मीडियम के अंदर ज़्यादा है। और जो अभी अभी मैंने ज़नीरा को भी बताया कि अगर आप लाइट को अब वाटर के अंदर डालोगे तो वो कम ट्रैवल कर पाएगी, स्पीड कम है। तो लियोन फोकल्ट 1850 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करता है, और रेयरर मीडियम के अंदर इसको स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, इसलिए भी हमारे पास आइजैक न्यूटन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो 2 रीज़न समझ आए, 2 ड्रॉबैक्स क्या थे, इंटरफेरेंस नहीं पता गया, डायफ्रैक्शन नहीं पता पाया, पोलराइजेशन नहीं पता पाया, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की, और न्यूटन के हिसाब से वेव्स इज़ अ पार्टिकल, मतलब लाइट इज़ अ पार्टिकल, इसलिए ये नहीं कर पाए। फिर लियोन फोकल्ट ने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, एक्सपेरिमेंट के साथ इसने प्रूव किया, इस वजह से भी न्यूटन के लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया, थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आप मान सकते हो पूरा 100 साल और उससे ऊपर 100+ ईयर न्यूटन की थ्योरी को सच ही माना कि भाई डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट, रेयर मीडियम में कम होती है, लाइट सिर्फ पार्टिकल्स हैं, वेव है ही नहीं, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन डायफ्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं। तो 100+ ईयर्स न्यूटन की थ्योरी को सच माना, लेकिन उसके बाद इसको ड्रॉबैक की तरह रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वजह से और लियोन फोकल्ट की वजह से। मुझे बताओ, क्या न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी क्लियर है बिल्कुल या नहीं? अब आपका होमवर्क दूं या मैं नहीं, छोड़ो होमवर्क नहीं देती, आप लोग करोगे तो नहीं वैसे भी।
अब कल हम क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल। ये सेकंड थ्योरी आई थी, हाइजेंस प्रिंसिपल। बहुत इंटरेस्टिंग बात है हाइजेंस प्रिंसिपल, भाई बहुत एंड टॉपिक है। चलो अब कल हाइजेंस प्रिंसिपल करेंगे और बुक के 2-3 पेजेस है स्टार्टिंग में, जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम मतलब इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट्स, इन सब का हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते वो खुद से, तो मैं भी पढ़ा दूँगी, डजेंट मैटर। मैं एक समरी बना दूँगी उसको, और ये हम कल कर लेंगे। और उसके बाद हम वेव फ्रंट पढ़ेंगे और हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। एंड करें मीटिंग को।